जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से ट्रिकी बाई वीएस गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का हिस्ट्री इतिहास पार्ट 1 ईट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 का थ्योरी बेसिक्स चैप्टर लाया हूं। दोस्तों तो मेरे इस चैनल ट्रिकी बाई वीएस गुप्ता को सब्सक्राइब तथा लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। हाँ, अपने दोस्त में भी शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यह फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्ट है दोस्तों, तो इसलिए यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम लोग के क्या क्या पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं, निर्वाह के तरीके, कृषि, पशुपालन, शिकार, मोहनजोदड़ो दुर्ग, मालगुदान, स्थानघर, निचला शहर, सड़कें, जल निकासी इत्यादि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सभ्यता किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों को एक ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिसके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधाराएं और मान्यताएं विशेष हो। विश्व की मुख्य सभ्यताएं 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। परंतु फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गया। इस तरह से हमारा हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ। अब हम इन लोग को पुरानी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, आज से लगभग 160 साल पहले सन 1956 में पंजाब वर्तमान पाकिस्तान रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी और इसी दौरान लोगों को कुछ पुरानी ईंटें एवं अवशेष मिले। उस समय यह लोग नहीं समझ पाए कि इसका महत्व क्या है और रेल की पटरियां बिछाने के कार्य को जारी रखा गया। लोग नहीं जान रहे थे कि यह सब क्या है, कहां से निकला, इसके बारे में। सन 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग वह संस्था है जो देश के ऐतिहासिक से संबंधित जानकारी की जांच करता है। इसके पहले डायरेक्टर एलेक्जेंडर कनिंघम थे। उन्होंने ही भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अगर बोल दिया जाएगा कि भारतीय इतिहास का जनक कौन किसे कहा जाता है, एलेक्जेंडर को कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से हमारा सभ्यता का विकास हुआ था। लोगों को वहां से बहुत से अवशेष प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता की नेक्स्ट क्या है दोस्तों, उसको बारे में जानते हैं। इसके बाद जॉन मार्शल 1902 से 1928 पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने। इन्हीं के दौरे में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसे हम लोग हड़प्पा के सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर इस सभ्यता के शुरुआती अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। कांस्य युग सभ्यता, इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तांबे में टीन मिलाकर कांस्य की खोज की थी। इस तरह से हम लोग को मालूम पड़ता है। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के लिए यह सबसे बड़ा
शहर है, इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के कारण बसने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यह देखिए जो हमारा अरब सागर, जो हमारा पश्चिम की ओर है, इसके अंतर्गत आपको गुजरात आती है और पाकिस्तान है। इसी जो सिंधु नदी चीन से निकलकर पाकिस्तान होते हुए गुजरात दिन आती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं। क्षेत्रफल लगभग 1599,600 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में देखें तो यह लगभग अफगानिस्तान पाकिस्तानों से होते हुई भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर से, जैसा कि यहाँ वहाँ देख रहे हैं झेलम नदी, यहाँ मोहनजोदड़ो से वहाँ झेलम नदी से महानंदा पास यह त्रिभुजाकार आकार बनाकर निकलती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता है। जम्मू कश्मीर से नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। इस सभ्यता को त्रिभुजाकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी, जो आप लोग को हम डायग्राम में दिखाए थे। इसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, यानी यह सभी सभ्यताओं में विश्व में भी एक ही स्थान, एक ही समय पर थी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा सभ्यता है, यह बहुत पुराना सभ्यता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह की तरीके। सबसे पहले वहाँ निर्वाह करने के लिए कृषि, पशुपालन और शिकार था। तो सबसे पहले कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना आदि उगाते थे। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा ही मोहरों में बिशप बैल जो दिखाया गया है, बैलों की जानकारी मिली। इससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। कई जगहों पर हल के प्रारूप भी मिले। इससे यह पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। कालीबंगा और राजस्थान में जुते हुए इत्यादि ये सब है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं पशुपालन देखते हैं। हड़प्पा स्थलों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर इत्यादि जानवरों को हड्डियां प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि लोग जानवरों को भी पालते थे। शिकार, यहाँ पर मछली, पक्षी, जानवरों को हड्डियां भी मिली, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि लोग मांस के लिए भी इन पशुओं को पालते थे। अब हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की 2 मुख्य शहरों में से एक है। इसमें से पहला शहर हड़प्पा और दूसरा शहर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य शहरों में से एक था। यह आधुनिक पाकिस्तान के तरकाना जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 125 एकड़ था। मोहनजोदड़ो में 2 नगर के रूप में भागों में बटा हुआ था, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग आकार में छोटा था, इसे ऊंचा पर बनाया गया था। दुर्ग चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था। यह दीवार ही से निचले शहरों में अलग थी। निचला शहर आकार में दुर्ग से बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ की मुख्य विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी, जो सड़क के माध्यम से बताया गया था, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दुर्ग। माल गोदाम, अन्न गृह, जहाँ पर अनाज को रखा जाता था। यह एक बड़े आकार का गोदाम था जिसमें अनाजों को रखा जाता था। यह गोदाम के रखने के लिए अन्न गृह बनाया गया था। अब हम लोग देखते हैं विशाल स्नानगृह।
दुर्ग पर बहुत बड़े बड़े स्नानगृह के अवशेष मिले। इसका आकार 20 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नान घर को भरने के लिए कुओं का प्रबंध था। ऐसा माना जाता है इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। जलाशयों में तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी सीढ़ियां भी बनाई गई थी। इन सभी जलाशयों को मुख्य नलियों से जोड़ा गया था, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। यह विशाल स्नानगार था जो सीढ़ी नुमा उसका सीढ़ी बना हुआ था। इसकी गहराई 2.4 मीटर थी। निचला शहर सड़कें। मोहनजोदड़ो में सड़कें 4 से 5 मीटर तक चौड़ी थी। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि ताकि वह हवा के जरिए अपने पास साफ हो जाए। जल निकास प्रणाली अर्थात जल को निकालने के लिए बनाया गया था। नियोजित ढंग से नाली और गलियों का निर्माण किया गया था। नालियों के निर्माण के लिए जिस्म के गारे का प्रयोग किया गया था। नलियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि कूड़ा करकट से बचाया जा सके। वर्षा जल संग्रह के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। इसमें जिस विष भी लगाया जाता था ताकि वह लीक न करे। अब हम लोग चलते हैं भवन निर्माण। मोहनजोदड़ो में सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। प्रत्येक घर की दीवारों के बाहर एक नाली अवश्य होती थी। पानी की निकासी के लिए हर जगह नलियों का प्रबंध किया गया था। हर बड़े बड़े आंगन होते थे। आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया था। इस आंगन का प्रयोग खाना बनाने और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। दरवाजे आंगन की तरफ खुलती थी। हर घर में पक्की ईंटों का बना हुआ था। स्नानगार होता था। स्नानगार की गलियों की नालियों से जुड़ी हुई थी। कई घरों में सीढ़ियां भी मिली, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह मकान 2 मंजिलों के भी होते थे। घरों के अंदर कुएं का निर्माण किया जाता था। अकेले मोहनजोदड़ो में लगभग 700 अलग अलग कुएं प्राप्त हुए। या इस प्रकार से बनाया जाता था। अन्य विशेषताएं यात्रियों के लिए होटल या समय जहां पर रहने का निर्माण किया गया था। ठहरने का बर्तन पकाने की भट्टी को शहर से बाहर बनाया गया था ताकि शहर में प्रदूषण न हो सके। गलियों का निर्माण इस तरह से किया गया था ताकि सूर्य का रोशनी कोने कोने में जा सके। रातों को सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात किया गया था। कूड़े को नगरों से बाहर गड्ढों में दबाया जाता था। इस प्रकार से किया जाता था। तो दोस्तों जल्द ही मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 वीडियो लोड कर दूंगा दोस्तों। तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करना नहीं भूलेंगे। यह आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने भी देखें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए बोले। थैंक यू फॉर मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस माई चैनल ट्रिकी बाय US गुप्ता। थैंक यू।